हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस पे आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, बीएसए का एक लेक्चर सीरीज में आपके बीच में चला रहा था और आज उसका एपिसोड नंबर 26 है। ध्यान से सुनना, छोटे से सेशन के अंदर कई सारी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जो होती है। आपको पता है, जब कभी भी हम लोग जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होते हैं तो एविडेंस कानून का एक सवाल वहाँ पे आता है ना। और वो सवाल ये है कि क्या अगर कोई फैक्ट एडमिट कर लिया गया है, अगर कोई फैक्ट एडमिट कर लिया गया है तो क्या उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई फैक्ट एडमिट कर दिया गया है तो क्या उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है और बकायदा एक्सप्रेसली लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है। ये जो आपका रिलेवेंसी का चैप्टर जब खत्म होता है ना, तो उसके तुरंत बाद में एक चैप्टर और आता है, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। एक होता है जुडिशरी नोटिशिएबल फैक्ट, जिसका न्यायिक क्या करे, एक तरीके से न्यायिक प्रसंज्ञान है जो लिया जा सके। और दूसरा होता है एक तरीके से एडमिटेड फैक्ट, स्वीकृत, यानी कि जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए। अब मजेदार बात यह है कि एडमिटेड फैक्ट को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एडमिटेड फैक्ट किसके, कौन जो है वो कोर्ट में आके एडमिट कर सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट को स्टार्ट करूं, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हमारे पास में, जैसे देखो, मेरे पास में लिंकिंग का ये बेरेक्ट है जो पड़ा है, ठीक। अब इस लिंकिंग के बेरेक्ट के अंदर मैं जब बीएसए को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में एक सेक्शन नंबर है 16। ध्यान से देखना, हेलो इधर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो अपने आप में एक साथ दो जगहों पे डील जो कर सकता है। आपको पता है एक लीगल वर्ड है जिसका नाम है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है, लोकस स्टैंडी शब्द का मतलब होता है कि इफ यू आर स्टैंड बिफोर द कोर्ट अंडर व्हाट कैपेसिटी। अगर आप जो है कोर्ट के सामने, लोकस स्टैंडी, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोर्ट के सामने खड़े हो, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो किस कैपेसिटी के अंदर खड़े हो, यानी कि कैपेबिलिटी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है, करेक्ट। ठीक वैसे ही हमारे इस एडमिशन वाले पार्ट के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि अगर कोई पर्सन एडमिशन देना चाहता है तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा हर एक का एडमिशन तो कोर्ट लेगा नहीं। अब मुझे बताओ, पता चला कि भाई कोई सिविल मैटर चल रहा था, है जी, तो अब पड़ोसी जो है वो कोर्ट में आ रहा है और पड़ोसी कह रहा है हाँ हाँ मैंने देखा था कि ये सुबह जो है बाहर खड़े थे और इनसे 3 लोग पैसा मांगने आए, तो मैं ये एडमिट करता हूं कि इनको पैसा चुकाना है। कोर्ट बताइए क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा चलो भाई हवा आने दो, आप बैठो, वहाँ बैठो आप, है ना, आपको बुलाएंगे टाइम मिलेगा तो। क्यों? क्योंकि उस नेबर का, उस पड़ोसी का लोकस स्टैंडाई वहाँ पे नहीं है। किस बात को लेकर? एडमिशन को लेकर। अब ध्यान से सुनो, मतलब कि अगर कैपेबल पर्सन के द्वारा सही बात नहीं कही गई है, कैपेबल पर्सन के द्वारा एडमिशन नहीं दिया गया है, तो वो इररिलेवेंट एक तरीके से हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस क्लास के बारे में जानकारी है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडमिशन होता क्या है। मतलब वहां पे सेक्शन 15 को पूरा वर्ड टू वर्ड हमने क्या किया था, बाइफरकेट एजू किया था। और अभी आपके सामने जो मेन सेगमेंट है वो ये है कि एडमिशन जो है वो कौन दे सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके बीच में एक नहीं दो कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली क्या करने वाला हूं, डील एजू करने वाला हूं। एक तो हमारे बीच में होता है कि एडमिशन कौन दे सकता है, यानी कि सेक्शन 16, 17, 18, ये 3 सेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरा एक होता है कि कौन विटनेस बन सकता है, वो में टेस्टिफाई। तो यहाँ पर आपके बीच में दो चीजें, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, उसको समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश है जो करेंगे। देखो, एक एस्पेक्ट हमारा क्या होता है, एक एस्पेक्ट होता है यानी कि कैपेबिलिटी। अब इस कैपेबिलिटी वाला जो वर्ड है, यानी कि कौन जो है वो सक्षम है, कौन जो है वो सक्षम है किस चीज के लिए? नंबर 1, कौन एडमिशन देने के लिए सक्षम है, कौन जो है एडमिशन स्वीकृति, एडमिशन का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो सर्कमस्टेंसेस को, फैक्ट्स को एडमिट है जो कर रहा है। और कौन जो है वो टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी का मतलब होता है अभिसाक्ष्य। टेस्टिमनी देने का काम कौन करता है? विटनेस है जो करता है, ध्यान रखना। टेस्टिमनी देने का काम विटनेस है जो करता है, लेकिन हर एक पर्सन को विटनेस थोड़ा ना माना जाता है।
तो यहाँ पे इन शॉर्ट वू में टेस्टिफाई, यानी कि विटनेस जो है वो कौन बन सकता है, विटनेस कौन बन सकता है। अब देखो कितनी सरप्राइज वाली बात है ना, कि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो वहां पर भी कैपेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। डू यू रिमेंबर सेक्शन 11 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैपेबिलिटी, सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैपेबिलिटी। वहां पे लिखा हुआ है, जैसे सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करूं तो अगर 18 प्लस की एज के हो, मतलब इंडियन मेजोरिटी एक्ट 18 प्लस होना चाहिए, साउंड हो और किसी भी कानून में किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं हो, तो आप कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 ईयर्स का होना जरूरी है, लेकिन विटनेस बनने के लिए 18 ईयर्स होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर किया, जब ये मर्डर हो रहा था, एक 7 साल का बच्चा जो वहां पे खड़ा था वो आई विटनेस है, उसने अपनी आंखों से मर्डर को होते हुए देखा। तो क्या वो 7 साल का बच्चा विटनेस बन सकता है क्या? कानून कहता है यस। मान लीजिए उस सिचुएशन में 7 साल का बच्चा नहीं है, 120 साल की एक वृद्ध महिला है जो बेड पे लेटी हुई है, जो खुद ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है ना, लेकिन उसने उसको मर्डर को होते हुए देखा। तो क्या वो एक तरीके से विटनेस का रोल प्ले कर सकती है? यस, बिल्कुल प्ले कर सकती है। तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहां पर है। क्यों है ये? क्योंकि विटनेस के केस में कैपेबिलिटी अगर आपको चाहिए ना, तो क्वेश्चन एंड आंसर का पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखो जी, मुझे पता है कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। आज की क्लास का टॉपिक है एडमिशन जो है वो कब रिलेवेंट होते हैं, किस पर्सन के द्वारा दिए जा सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन एडमिशन को अगर टेस्टिमनी के साथ में लिंक कर ले तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं। दोनों ही पॉइंट कैपेबिलिटी के साथ में क्या होता है, कनेक्टेड जो होता है। तो यहाँ पर आपको एक मेथड फॉलो करना पड़ता है, क्वेश्चन एंड आंसर। जब आप बीएसए के इन सेक्शंस को पढ़ते हो 124, 125 और 126, तो कहीं न कहीं आपको कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई देखने को मिलेगा, कि कौन सा व्यक्ति जो अभी साक्ष्य दे सकता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। अब मेन मुद्दा जो है हमारा कि एडमिशन कौन दे सकता है, इसके रिगार्डिंग भी 3 सेक्शन है। यहाँ पे 3 सेक्शन आ गए, इधर भी 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। ये है कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग विटनेस, ये है कैपेबिलिटी टू एडमिट समथिंग बिफोर द कोर्ट। करेक्ट। अब जरा इस पॉइंट को आप क्या करना, मेरे साथ डील करने की कोशिश है जो कीजिए। देखो, अगर सही व्यक्ति ने एडमिट नहीं किया तो उस एडमिशन का कोई रोल नहीं है। पता चला कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आप किसी भी पर्सन को जो है कोर्ट में बुला रहे हो और सारी सिचुएशन को एडमिट करवा रहे हो। आपने पूरा एफर्ट किया, सामने वाले व्यक्ति को समन दिलवाई, फिर वो कोर्ट बुलाया, फिर सब कुछ किया। लेटर स्टेज पे पता चला कि वो जो पर्सन है वो बीएसए के सेक्शन 16, 17, 18 के तहत कैपेबल ही नहीं है। अब कैपेबल नहीं है तो फिर उसके एडमिशन का कोई वर्थ जो है वहां पे नहीं बच जाता। वी नीड टू अंडरस्टैंड, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पूरा एफर्ट ही जो वेस्टेज हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अटेंशन, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो प्रोसीडिंग जो है जिन पार्टीज के बीच में चल रही है, एक तो वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, उनके एजेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मेन वर्ड क्या आ रहा है कि जो प्रोसीडिंग के पार्टीज हैं उनके द्वारा क्या दिया जा सकता है, एडमिशन दिया जा सकता है। इस पूरी लैंग्वेज में ये देखने को मिलेगा। फटाफट पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए मैं। स्टेटमेंट किसके द्वारा, मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized। एजेंट भी कौन, जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किया गया, ऑथराइज है जो किया गया है इस तरह का एडमिशन देने के लिए। तो या तो पार्टी खुद और या फिर ऑथोराइज एजेंट, इन दोनों में से कोई भी एडमिशन दे सकता है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू द सूट, सुइंग, सुइंग का मतलब जो सूट फाइल कर रहे हैं, और बीइंग सूट, जिनके खिलाफ सूट है जो फाइल कर रखा है, इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कई बार आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव सूट है जो फाइल किया जाता है। तो जब रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाता है तो एक पार्टी मल्टीपल पर्संस को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट है जो कर रही होती है। 10 लोगों के बिहाफ पर एक नेताजी आगे क्या कर रहे हैं, मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बाकी के 10 लोगों का भी क्या कर रहे हैं, मैटर उनके सामने है जो रख रहे हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर कोई पार्टी है तो क्या उनके द्वारा कोई भी बात दी जाती है, कोई भी बात स्टेटमेंट कहा जाता है, क्या उसको भी अपन एडमिशन मान सकते हैं क्या? तो क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर किसी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको एडमिशन नहीं माना जाएगा, नॉट एडमिशन, जब तक कि अनलेस
दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। यानी कि अगर एडमिशन देने वाली पार्टी उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में एडमिशन दे रही है तो यस, नेताजी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले 10 सालों से किसी भी कंपनी के अंदर काम है जो नहीं किया है, क्योंकि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा था। अभी एडमिशन है, हमने काम नहीं किया है। अब हम लोग मतलब यहाँ पे अपन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर बात है जो करता है ना। आपके कहाँ है, शायद यूपी के सेस में ऐसा होता है, वहां पर हम लोग सामान्य लोग मैं को भी हम बोलते हैं, हाँ हाँ हमने तो सुबह खाना खा लिया था। हमने मतलब कितने भाई, तुम रूम में एक ही तो रहते हो। हाँ तो मैं मेरी बात ही तो कर रहा हूँ, हमने सुबह खाना खा लिया था, मतलब मैंने सुबह, हम मारवाड़ी को बोले, मारवाड़ी बोलते हैं मैंने सुबह खाना खा लिया भाई, और यूपी वाला बोलता है हमने सुबह खाना खा लिया था। तो उनके हम के अंदर एक प्लूरल साउंड है, ऐसा लगता है सब लोग मिल बांट के खाना है जो खाता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द यूपी, आई लव यू यूपी, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है जो होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट। अगर उसका एक तरीके से स्वामित्व संबंधी कोई हित हो या कोई धन संबंधी कोई हित हो इन द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जिस चीज के लिए सूट फाइलिंग हो रहा है, एंड वो मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। तो अब मान लीजिए कि अगर ऐसे कोई भी स्टेटमेंट दिया गया किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका प्रॉपर्टी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो अगर वो उस कैरेक्टर के अंदर स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन के रूप में रिलेवेंट है। मतलब ओवरऑल घुमा फिरा के बात आ रही है कि जिस कैरेक्टर, जिस कैपेसिटी में आप पार्टी बन के आए हो, उस कैपेसिटी में आपका सूट है जो आप एडमिशन है जो होना चाहिए। पर्सन फ्रॉम वूम द पार्टी टू द सूट हैव डेराइव्ड देयर इंटरेस्ट, या जिनसे पार्टीज ने क्या कर रखा है, इंटरेस्ट डेराइव्ड कर रखा है, आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अगर वो उसी कैपेसिटी में दिया गया है तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर जब भी कोई प्लॉट खरीदा जाता है तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। जैसे मैंने 50 लाख का एक प्लॉट खरीदा और मैं टाइम ले रहा हूँ कि भाई अगले 3 महीनों के अंदर आपको पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा, और एक 1/3 इंस्टॉलमेंट अभी आपको पे कर रहा हूँ। अब हमारा सेल एग्रीमेंट बन गया, सेल एग्रीमेंट बन गया तो इसमें क्या हो गया, मेरा एक इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन क्या उस बंदे का इंटरेस्ट खत्म हुआ है क्या, जिससे मैं इंटरेस्ट डेराइव कर रहा हूँ, जिससे मैं प्रॉपर्टी डेराइव कर रहा हूँ? नहीं। उसका इंटरेस्ट कब खत्म होगा, जब प्रॉपर कंप्लीट पेमेंट उसको हो जाएगा उसके बाद में। तो ये वो बात आ रही है कि जब इंटरेस्ट कंटिन्यूअस रहता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वो भी एडमिशन के रूप में एक्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, इन तीनों ही केसेस में बात पार्टी की ही हो रही है, ध्यान रखना। बात किसकी हो रही है, पार्टीज की ही हो रही है, इस पॉइंट को हमें समझना है। लेकिन ये तीनों क्या है, अपनी अपनी कैपेसिटी में, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ये इंटरेस्टेड पार्टी वाली कैपेसिटी के अंदर है, और ये कौन सा हो जाएगा, जब आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू है किससे, जिससे आपने इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी डेराइव्ड है जो कर रखे। तो तीन बातें यहां पर आपके सामने आती है, और तीनों ही पॉइंट ही किससे कनेक्टेड होते हैं, पार्टी से कनेक्टेड है जो होता है। ये है पहला सेगमेंट, ठीक, कि भाई एडमिशन जो है किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये तीनों कॉन्सेप्ट को तीन अलग अलग कैपेबल पार्टीज के रूप में ध्यान में रखते हुए इसको समझने का हमें प्रयास करना है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे सेकंड सेगमेंट, कि एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, कि एक मकान मालिक ने क्या किया, मकान मालिक बॉम्बे रहता है, जोधपुर में उसका मकान है, उसने वो मकान मुझे किराए पे दे रखा है। मेरे को उसने फोन किया, तनसुख पालीवाल किराया दे दो, हमने कहा नहीं देगा। अगले महीने फिर से फोन आया, तनसुख जी किराया दे दो, मैंने कहा नहीं दूंगा। तीसरे महीने फिर से फोन आया, किराया दे दो प्लीज, मैंने कहा नहीं दूंगा प्लीज, मना। 3 महीने से मैं किराया दे नहीं रहा हूं। तो उसने क्या किया, उसने जोधपुर में एक और पर्सन को हायर कर दिया। अब वो हायर पर्सन ऐसा दबंग बन के मेरे सामने आया, किराया दे रहे हो कि हम तुमको मुक्का शुक्का करें, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जा किराया। मैंने किराया दे दिया, क्योंकि मैं भोला भाला इंसान, लड़ाई झगड़ा करता नहीं हूँ। तो मैंने किराया दे दिया उसको। 1 महीने का किराया 5,000, 3 महीने का 15,000, मैंने 15,000 पे कर दिया। अब वो बंदा फोन करके कहता है, हेलो लैंडलॉर्ड जी, तुम्हारा किराया सामने वाला दे नहीं रहा है, वो मेरे को धमका रहा है कि वो एक एडवोकेट है, वो कुछ भी कर लेगा, इसलिए उसने रेंट दिया नहीं। अब सिचुएशन आ गई, अब पता है लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि नहीं यार, तनसुख जी मान सकते हैं कि पैसे खा सकते हैं लेकिन झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना वगैरह वगैरह, किराया दे ही नहीं सकते लेकिन ये किराया नहीं देंगे, लेकिन अगर दिया है तो झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा उन्होंने प्रिजम्पशन लिया। आप लोग भी मान लो ऐसा कैसा, कभी कभार मतलब तारीफें एक्सेप्ट कर लिया करो। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुमको पैसा दिया है। अब वो तीसरा बंदा कह रहा है नहीं दिया है, लैंडलॉर्ड कह रहा है दिया है, वो कह रहा है नहीं दिया, ये दोनों में झगड़ा हो गया। किसको लेकर, मेरे को लेकर।
अब आप समझना, सपोज करो कोर्ट में मुझे बुलाया जाता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लैंडलॉर्ड ने अपने उस एजेंट के खिलाफ, रिकवरी एजेंट के खिलाफ सूट फाइल किया कि भाई उसने पैसा रिकवर करके मेरे को दिया नहीं। अब सूट चल रहा है और वहां पे मुझे बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? इस बात को क्लियर करने के लिए। तो क्या मैं एडमिशन कर सकता हूं क्या? यस। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? एडमिशन है जो कर सकता हूं। ये बात हमें क्या करनी है? समझनी है, अप्लाई है जो करनी है। ओके, नाउ सी, तो ये एक तरीके से ही बात लिखी हुई है, एडमिशन बाय द पर्सन वूज पोजीशन जो है मस्ट बी प्रूव्ड। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब आप एक होमवर्क लो, इसको पढ़ने की कोशिश करना, इसको रीड आउट करने का क्या करना, प्रयास है जो करना, और अकॉर्डिंगली मैं पढ़ ली लेता हूँ, एक काम करता हूँ। स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन वूज पोजीशन और वूज लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन। तो जिसकी पोजीशन, जिसकी लाइबिलिटी साबित करनी, तो मेरी लाइबिलिटी थी ना, मेरी पोजीशन की, मैंने रेंट, और मैं वहां जाकर कह रहा हूं कि हाँ मैंने रेंट दिया, तो ये एडमिशन हो गया, है ना। तो ये यहां पर क्या होता है? रिलेवेंट है जो होता है। would be, if such statement would be relevant as against such person in relation to such position, liability वगैरह जो भी है। तो देखो, अगर आप इस एग्जाम्पल को पहले पढ़ोगे और फिर इसको गो थ्रू करोगे ना, तो मजा अलग आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिशन एक और पार्टी के द्वारा दिया जा सकता है, एक और पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है। वो पर्सन कौन है, इसको जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का करना पड़ेगा वेट। ठीक है जी। तो आज हमारा बेसिक कंसेप्ट इतना ही था कि अगर कोई बात कहनी है तो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कही जाए तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट है जो करता है, और एडमिशन के केस में भी ये कॉम्पिटेंसी का नियम है जो लागू होता है। देखो, ये तो एक छोटा सा सेशन है वगैरह। आप अगर चाहें कि आप जो है इसी तरीके से जुडिशियल एग्जाम को लेकर या एडवोकेसी के अंदर भी अपने लीगल कॉन्सेप्ट को मजबूती से रखने के लिए अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन मोस्ट वेलकम। आप लिंकिंग ऐप पर जो है इन दोनों में से किसी भी एक चीज से कनेक्ट हो सकते हो। अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में आपका इंटरेस्ट है, देन आई इनवाइट यू इन द एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। ओके, वहां से आप जुड़ के क्या कर सकते हो, रियल टाइम के अंदर क्लाइंट कम्युनिकेशंस वगैरह, सीनियर को किस तरीके से हमें एक तरीके से उनकी गाइडेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, कोर्ट एटिकेट्स क्या होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाना चाहिए, पर्सनैलिटी को उसमें कैसे रखें वगैरह, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के 2.0। इसका 1.0 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मैं कर चुका हूँ। ये लिंकिंग ऐप पर होगा। इसके लिए आपको मेरी टीम से कनेक्ट करना है या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन है जो कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर हमें एक सेगमेंट डील करना है न्यायिक सेवा को लेकर और उसके अंदर उसकी डिटेल स्टडी को करना है, देन मोस्ट वेलकम द जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम। 15 मंथ का ये सेगमेंट रहता है जिसमें प्रैक्टिकल डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हुए, एक मोटिवेशनल और एनर्जेटिक स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को डील है जो करते हैं। ओके, सो बोथ सेगमेंट आर ओपन टू यू। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं न्यायिक सेवा का अपने दिल से, तो ही आप इस सेगमेंट को ज्वाइन करें, या फिर आप वकालत का सम्मान करते हैं तो ही इस सेगमेंट को ज्वाइन करें, क्योंकि बिना सम्मान के हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, रेस्पेक्ट यू ऑल, लव यू ऑल।